हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है इम्पल्स। ठीक है, देखो बच्चे, कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें फोर्स का इम्पैक्ट किसी टाइम पे फॉर ए टाइम इंटरवल लगता है किसी बॉडी पे। मींस कि लार्ज फोर्स एक्ट करता है बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जिससे एकदम से मोमेंटम चेंज होता है। जैसे कि एक बैट पे बॉल आके हिट करी तो इनका जो इम्पैक्ट था, मींस कोलिजन का टाइम था दोनों बॉडीज़ का, बहुत स्मॉल था और एकदम से मोमेंटम, बॉल का मोमेंटम चेंज हो गया। कई सिचुएशंस ऐसी होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फोर्स और टाइम का इम्पैक्ट सेपरेटली मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है, बट उनका जो प्रोडक्ट है वो मेजरेबल क्वांटिटी है। मीन्स हम फोर्स और टाइम को अलग अलग मेज़र नहीं कर सकते किसी सिचुएशन में, जैसे दो बॉल्स का कोलिजन हो गया, बट इनका जो प्रोडक्ट है वो मेज़र कर सकते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, वो टाइम जिसके लिए फोर्स लग रहा है, टाइम फॉर विच इट एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स एक क्वांटिटी है जिसका मतलब है कि जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो कितने टाइम के लिए लग रहा है। ठीक है, मीन्स दो बॉडीज़ के बीच में जो इम्पैक्ट है वो कितनी देर के लिए लग रहा है, उसे बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं आई से या जे से। तो आई का मतलब है फोर्स और टाइम ऑफ इम्पैक्ट, इनका प्रोडक्ट, टाइम ऑफ इम्पैक्ट का प्रोडक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स। तो लेट करते हैं, force is Vf average and time of impact is delta t, where F average is the force which acts on a short interval of time delta t. फाइन, तो इसे इम्पल्सिव फोर्स भी बोल देते हैं। जो इसका यूनिट बनेगा इम्पल्स का वो होगा न्यूटन इंटू सेकेंड, और इसकी डायमेंशन होगी m1 l1 t-1। फाइन, तो इम्पल्स का मीनिंग क्या है कि एक बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स का इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट कितनी देर के लिए है, कितने टाइम के लिए है, तो उन दोनों के प्रोडक्ट को, मींस फोर्स और टाइम ऑफ इम्पैक्ट के प्रोडक्ट को बोलते हैं इम्पल्स। इसे एक्सप्लेन करती हूँ मैं डिफरेंट एग्जांपल से। पहले हम देखते हैं इम्पल्स और मोमेंटम में रिलेशन क्या है। तो रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम, इसे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं, इम्पल्स इक्वेशन भी बोलते हैं, या रिलेशनशिप बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। देखिए, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ स्टेट करता है एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी। फाइन, अब इंटीग्रेट कर रहे हैं बोथ साइड फॉर द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये जो एफ डी टी है, एफ डी टी, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो टाइम हम इम्पल्सिव टाइम या इम्पैक्ट का टाइम ले रहे हैं 0 to t, और मोमेंटम पहले था p1, बाद में हो गया p2। तो इस क्वांटिटी में f कांस्टेंट है, dt की इंटीग्रेशन t 0 to t, dp की इंटीग्रेशन p फ्रॉम p1 to p2। जब इंटीग्रेशन हो जाती है तो लिमिट इस साइड लिखते हैं, f t की जगह पहले अपर लिमिट, फिर t की जगह लोअर लिमिट, p की जगह पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एफ टी इज इक्वल टू p2 माइनस p1। ये जो एफ टी है, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स आई। सो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, मीन्स इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। फाइन, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन एफ एंड टी, जैसे एक कोलिजन है, दो बॉल्स हैं, पहले अलग अलग वेलोसिटी से मूव करी थी, फिर दोनों बॉल्स कोलाइड कर गई और फिर अलग अलग वेलोसिटी से हो गई। तो उनका फोर्स, पहले फोर्स का इम्पैक्ट कम था, फिर एकदम से इंक्रीज़ होगा, फिर कम हो जाएगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हमने ऐसे प्लॉट कर दी। तो इस ग्राफ के अंडर का जो एरिया है वो इम्पल्स के इक्वल होता है।
मीन्स जो प्रोडक्ट है F1T का दैट इज़ इक्वल टू इम्पल्स। फाइन, यहाँ पर इम्पल्सिव फोर्सेस बहुत कम है, फिर इम्पल्सिव फोर्सेस मैक्सिमम हुए सपोज ड्यूरिंग कोलिजन, फिर जैसे ही कोलिजन बड़ी शॉर्ट टाइम में ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर से इम्पल्सिव फोर्सेस धीरे धीरे आकर ख़त्म हो जाते हैं, पहले बढ़ते हैं। फाइन, तो F4T के अंडर का जो ग्राफ के अंडर का एरिया है वो प्रोडक्ट है F4T का, वो इम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है। फाइन, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस की। सबसे फर्स्ट देखिए, ओके बच्चे, फर्स्ट एग्जाम्पल है अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड वाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। आपने ये क्रिकेट मैच में देखा होगा कि कोई भी क्रिकेटर जब भी बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ को नीचे लेके आता है, अपने मतलब सिर के ऊपर हाथ नहीं होते उसके कैच करने के लिए, ऐसे करके हैंड्स को वो नीचे लेके आते हैं। उससे क्या होता है देखो बच्चे, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt, और हम बोल सकते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू P2 - P1, और वो इक्वल है F इंटू डेल्टा टी के इम्पल्स। तो जब क्रिकेटर अपने हाथ को नीचे लेके आता है तो वो कैच का टाइम बढ़ा रहा है, मीन्स वो डेल्टा टी को इंक्रीज़ कर रहा है कैच करने के लिए। अगर डेल्टा टी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता है, तो डेल्टा टी के इंक्रीज़ होने से फोर्स को कम होना पड़ेगा, तभी ये फैक्टर मोमेंटम जो है वो सेम रहेगा। उससे क्या होगा कि जब फोर्स रिड्यूस हो जाएगा तो उसके हाथ पे चोट कम लगेगी और वो कैच इजीली हो जाएगी। फाइन, तो आपने क्या इसमें एक्सप्लेन करना है कि जब व्हेन अ क्रिकेटर लोअर हिज हैंड द टाइम टू स्टॉप द बॉल इज इंक्रीज, हैंस लेस रिटार्डिंग फोर्स विल cause the change in momentum of the moving ball, thus the hand will be less injured. फाइन, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अगर एक पर्सन किसी हाइट से सीमेंटेड फ्लोर पे गिरा है तो उसे चोट लगेगी, अगर वो रेत के ढेर पे गिरा है तो उसे चोट नहीं लगेगी। उसका रीज़न क्या है, जब पर्सन सीमेंटेड फ्लोर पे गिरता है तो डेल्टा टी बहुत स्मॉल है, तो अगर डेल्टा टी स्मॉल हो गया तो फोर्स विल इंक्रीज़, अगर फोर्स बड़ी हो गई है तो ज़्यादा चोट लगेगी मोमेंटम के चेंज को कवर करने में। फाइन, तो मीन्स कि व्हेन अ पर्सन फॉल्स ऑन द सीमेंटेड फ्लोर ही हैज़ टू कम टू रेस्ट अब्रप्टली and momentum change in momentum of the person will take place in a small interval of time, therefore large force is exerted on the person. But when the person falls on the heap of sand, जैसे वो सैंड पे गिरेगा कुछ टाइम उसको मिल जाएगा, क्योंकि सैंड थोड़ा सेटल होगी तो उसको जब वो गिरेगा उसका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। अगर टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स उस पर कम लगेगी और पर्सन को इंजरी नहीं होगी। फाइन, नेक्स्ट जो है, सारे कांच के ग्लासेस चाइना वेयर्स सारे न्यूज़पेपर में रैप होके आते हैं। उसका रीज़न क्या है, जब उनको लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है ग्लासेस का, तो अगर सड़क पे कोई जर्क लगा तो वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। उससे क्या होता है, अगर ग्लास की लेयर, ग्लास में न्यूज़पेपर की लेयर नहीं है तो इम्पैक्ट जो है वो टाइम, इम्पैक्ट का टाइम बहुत कम होता है, एकदम से टकराते हैं कम टाइम में, तो मोमेंटम का चेंज ज़्यादा हो जाता है और फोर्स ज़्यादा लगती है, टूट जाते हैं। बट अगर उनके बीच में न्यूज़पेपर की लेयर होगी तो टाइम पीरियड ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज, देयरफॉर लेस फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन ईच अदर। नेक्स्ट, बफर्स जो हैं ट्रेन की बोगीज में प्रोवाइड होते हैं, अगेन विद द सेम रीज़न। बफर्स क्या करते हैं, टाइम पीरियड इंक्रीज़ कर देते हैं, टाइम के इंक्रीज़ होने से जर्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ने रिड्यूस हो जाना है। फाइन, अब एक एग्जाम्पल है, शॉकर्स are used in vehicles, again with the same reason. It is easier to catch a tennis ball than a cricket ball with the same velocity. ये भी आप देख लीजिए, ये जो कोलिजन है मींस दो व्हीकल्स आपस में अगर टकराते हैं तो बड़ा डैमेज होता है, उसका भी रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि जब कोलिजन होता है तो मोमेंटम एकदम से चेंज हो जाता है बड़े शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, तो लार्ज इम्पल्सिव फोर्सेस दोनों बॉडीज़ के ऊपर लगते हैं जिससे ह्यूज डैमेज होता है। फाइन, तो ये था इम्पल्स का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
लीनियर मोमेंटम, इसमें हमने 2 एग्जांपल्स पढ़नी है, एक रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ना है और एक रिकॉइलिंग ऑफ अ गन पढ़ना है। तो हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं एग्जांपल, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। ठीक है, सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब है कि जो भी बॉडी है उसका इनिशियली जो मोमेंटम था वो कोलिजन होने के बाद या इम्पैक्ट ख़त्म होने के बाद वो मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक, तो रिकॉइलिंग ऑफ अ गन का मीनिंग क्या है, जब भी कोई एक बुलेट गन से फायर की जाती है तो जो गन है वो पीछे आ जाती है। ये हम लॉ न्यूटन्स के 3rd लॉ से भी एक्सप्लेन करते हैं कि जब बुलेट उसमें से निकलेगी आगे को तो गन ने पीछे आ जाना है, रिकॉइल बैक हो जाना है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, देखिए इनिशियली बिफोर फायरिंग गन और बुलेट दोनों जो हैं वो रेस्ट पे हैं, ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का हो गया 0, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। बट जैसे ही हमने बुलेट को आगे फायर किया गन से, तो जो लार्जर वेलोसिटी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, तो बुलेट का मोमेंटम जो था लीनियर मोमेंटम वो ज़्यादा था। अब क्या हुआ, नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे तो एक्ट कर नहीं रहा, फाइन, तो जो मोमेंटम है आफ्टर फायरिंग वो भी 0 होना चाहिए। ये तभी हो सकता है अगर जो गन है वो कुछ वेलोसिटी से पीछे चली जाए, उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाए, तो नेट आंसर पूरे सिस्टम का 0 हो जाए, मीन्स लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो। क्लियर, तो अब देखिए जो रिकॉइल वेलोसिटी है उसका मीनिंग क्या है। रिकॉइल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे गन आफ्टर फायरिंग अ बुलेट मूव्स बैकवर्ड। फाइन, जिस वेलोसिटी से गन पीछे को आएगी बुलेट को फायर करने के बाद, उस वेलोसिटी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, जिसके लिए हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, गन प्लस बुलेट का लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज़ 0। ठीक है, अब आफ्टर फायरिंग क्या हुआ, बुलेट आगे गई और गन पीछे को आई लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, तो लेट किया स्मॉल m बी द मास ऑफ बुलेट and small v be the velocity of bullet. Fine, capital M is the mass of gun और कैपिटल V, ये स्मॉल v है एंड दिस इज कैपिटल V, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द गन विद विच इट मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ गन विद विच इट मूव्स बैकवर्ड। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग, लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, दिस इज़ फॉर बुलेट एंड दिस इज़ फॉर गन। ये आफ्टर फायरिंग है, बिफोर फायरिंग था 0, लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल लगाया, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो ये mv प्लस स्मॉल mv इज इक्वल टू 0, इनको इक्वेट कर दिया माइनस mv, कैपिटल V मीन्स रिकॉइल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस mv बाय m। नेगेटिव साइन जो है वो ये शो कर रहा है कि जो गन है वो बुलेट को फायर करने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में गई है, तो नेगेटिव साइन उस नेगेटिव वेलोसिटी के लिए है। तो ये था रिकॉइल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेसिस पे पढ़ा।